गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेम रिएक्शंस के लिए फोर्थ वीडियो ये है। और जितनी भी इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, मेन इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हम इनमें कवर कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बिगिन करते हैं हेल वॉलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन से। हेल वॉलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन ये कभी कभी सिंपल शॉर्ट फॉर्म में HVZ करके भी पूछी जाती है। तो ये रिएक्शंस क्या कहती है ये देखिए। कार्बोक्सिलिक अम्ल फॉर्मिक अम्ल के अतिरिक्त, यानी इसको छोड़ के, ये है आपका फॉर्मिक अम्ल, इसको छोड़ करके बाकी अम्ल जो हैं इस अभिक्रिया को देते हैं। और इस अभिक्रिया में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ फास्फोरस की अल्प मात्रा की उपस्थिति में क्रिया कर अल्फा हैलोजनीकृत कार्बोक्सिलिक अम्ल उत्पन्न करते हैं। हैलोजनीकरण मुख्य रूप से अल्फा स्थान पर होता है तथा तब तक चलता रहता है जब तक कि सभी अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन या ब्रोमीन के द्वारा प्रतिस्थापित नहीं हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप ये पढ़ चुके हैं, अभी प्रीवियस रिएक्शंस जो थी उनमें आप ये देख चुके हैं कि अल्फा कार्बन क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि क्रियात्मक समूह जो है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन, और उस पर उपस्थित जो हाइड्रोजन होता है वो होता है आपका अल्फा हाइड्रोजन। तो हेल वॉलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन ये आपको अच्छे से तब समझ में आएगी जब मैं आपको रिएक्शन दिखाऊंगी कि रिएक्शन कैसे हो रही है। देखिए रिएक्शन, अभी हमने क्या कहा कि ये रिएक्शन कौन देते हैं, ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो। तो ये है आपका एसिटिक अम्ल। अब इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करा रहे हैं, क्लोरीन के साथ करवा रहे हैं रेड फास्फोरस की उपस्थिति में, ठीक है। लेकिन रिएक्शन हमारी कहाँ पे हो रही है, देखिए स्टूडेंट, Cl2 में से एक Cl तो यहाँ इस H पे जाके, इस कार्बन पे जाके जुड़ रहा है, और दूसरा यहाँ से जो H है, एक क्लोरीन यहाँ जाके जुड़ रही है, और दूसरी क्लोरीन जो है वो इस हाइड्रोजन के साथ HCl के रूप में अलग हो जाएगी। तो देखिए हमारा प्रोडक्ट क्या मिला, एक हाइड्रोजन हट गया, वो Cl के साथ HCl बना के अलग हो गया। अब यहाँ कितना बचा, CH2 बचा, लिखा हुआ है CH2, और दूसरा कौन ऐड हुआ है इस कार्बन पे, Cl। तो हमारे पास प्रोडक्ट हो गया CH2Cl COOH। इसका नाम क्या है, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड। मोनोक्लोरो यानी एक क्लोरीन यहाँ पे उपस्थित है, और वैसे ये क्या है, एसिटिक एसिड है, एसिटिक अम्ल है। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, इथेनोइक अम्ल, क्योंकि दो कार्बन यहाँ पे मौजूद हैं, इसको हम दूसरा कहते हैं इथेनोइक अम्ल। अब आपने पीछे अभी देखा था, हमने लिखा था कि ये रिएक्शन तब तक चलती रहती है जब तक कि ये सारे के सारे हाइड्रोजन रिमूव ना हो जाएं, किसके द्वारा, Cl के द्वारा, मतलब Cl के द्वारा प्रतिस्थापित ना हो जाएं। तो अब अगेन रिएक्शन होगी, दोबारा रिएक्शन होगी, तो क्या होगा कि ये Cl फिर यहाँ, एक Cl तो यहाँ जाके जुड़ जाएगा, और दूसरा Cl इस हाइड्रोजन के साथ -HCl के रूप में अलग हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए, एक हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन अलग हो गया तो बन गया CH, और एक क्लोरीन के साथ दूसरा क्लोरीन भी ऐड हो गया, ये हो गया CHCl2COOH। अब इसका नाम क्या हो गया, नाम हो गया डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, क्योंकि दो क्लोरीन है तो डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है। अब रिएक्शन दोबारा होगी, दोबारा से क्लोरीन और रेड फास्फोरस की उपस्थिति में सेम वही रिएक्शन होगी, एक क्लोरीन नेक्स्ट यहाँ जाके जुड़ जाएगा, और यहाँ से हाइड्रोजन जो है रिमूव हो जाएगा। अब है CCl3। अब फाइनली सारे हाइड्रोजन हट चुके हैं और हमें मिला CCl3COOH। तो रिएक्शन जो है वो पूरी यही है कि यहाँ से ये तीन हाइड्रोजनों को कौन रिप्लेस करेगा, Cl रिप्लेस करेगा। ये तीन हाइड्रोजन को किसने हटा दिया, तीन क्लोरीन के एटम्स ने हटा दिया। लेकिन ये रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप होगी, पहले एक हाइड्रोजन हटेगा और एक क्लोरीन जुड़ेगा, फिर दूसरा हाइड्रोजन हटेगा और दूसरा क्लोरीन जुड़ेगा, और फिर तीसरा हाइड्रोजन हटेगा और तीसरा क्लोरीन एटम जुड़ेगा। अब इसका नाम क्या हो गया, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। तो स्टूडेंट्स, इसी को हम कहते हैं HVZ रिएक्शन, यानी हेल वॉलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल का
जो अल्फ़ा हाइड्रोजन होते हैं वो सारे के सारे क्लोरीन या ब्रोमीन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। और रिएक्शन तब तक चलती रहती है जब तक कि सारे हाइड्रोजन जो हैं क्लोरीन या ब्रोमीन के द्वारा प्रतिस्थापित ना हो जाएं। ठीक है, तो रिएक्शन ये समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ हम चलते हैं। ये है हाफमैन अमोनोलिसिस। ठीक है, हाफमैन अमोनोलिसिस विधि। ओके, ये रिएक्शन क्या बताती है? देखिए, जब हेलो एल्केन्स, ये रिएक्शन बिगिन कौन कर रहा है? हेलो एल्केन को एक बंद नली में अमोनिया के अल्कोहलिक विलयन के साथ 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अमीन्स एवं चतुर्थ लवण का एक मिश्रण प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिए, बिगिन कैसे हुई कि हमारा हेलो एल्केन है, यहाँ पे ये हेलो एल्केन है, इसका नाम क्या है? ब्रोमोमीथेन। इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराई है? अमोनिया के साथ कराई है, अल्कोहलिक अमोनिया के साथ। अब रिएक्शन क्या हुई? यहाँ से एक H, अमोनिया से एक H इस Br के साथ HBr के रूप में अलग हो गया। बाकी यहाँ बचा NH2, वो जुड़ गया CH3NH2। इसका नाम क्या है? मीथेनामीन। और ये एक प्राथमिक अमीन है। ये प्राथमिक अमीन है। अच्छा, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्या वो होते हैं, ये आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो मीथेनामीन है, ठीक है, यहाँ पे मीथेनामीन, इसकी रिएक्शन हम दोबारा कराएंगे CH3Br के साथ। तो सेम लिखा है हमने CH3NH2 CH3Br। अब रिएक्शन कैसे होती है कि ये जो Br है ये इस H के साथ NH2 के एक H के साथ मिलके HBr के रूप में अलग हो गया। तो अगर NH2 में से एक H कम हो गया तो यहाँ बचा NH, और इस NH पे अब CH3 भी जुड़ जाएगा और ये वाला CH3 भी जुड़ जाएगा। और स्टूडेंट्स याद रखेंगे आप कि यहाँ पे जो ये CH3 जुड़ेगा ये किस पे जाके जुड़ेगा? नाइट्रोजन पे जाके जुड़ेगा। ये होते हैं आपके द्वितीयक अमीन। ठीक है, द्वितीयक अमीन। अब किसी भी चीज़ को हम प्राथमिक को ऐसे 1 एरो से लिखते हैं, एक के ऊपर 0 लगा देते हैं, द्वितीयक को 2 के ऊपर 0 लगा देते हैं और तृतीयक को 3 के ऊपर 0 लगा देते हैं। इसका मतलब होता क्या है? देखिए, ये क्रियात्मक समूह है। NH2 एक क्रियात्मक समूह है जिसका नाम है अमीन। अब ये क्रियात्मक समूह अगर एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, तो हम इसको बोलते हैं प्राथमिक। ये सारे केसेस में है। अल्कोहल के केसेस में भी आप समझेंगे कि प्राथमिक, द्वितीयक क्या होता है। हेलो एल्केन्स के केस में भी समझेंगे कि प्राथमिक, द्वितीयक क्या होता है। तो मैं बता रही हूँ, प्राथमिक का मतलब होता है कि अगर क्रियात्मक समूह एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली मैंने कहा डायरेक्टली, तो इसका मतलब है ये प्राथमिक अमीन है। अगर क्रियात्मक समूह, अब दूसरे नंबर पे देखिए, क्रियात्मक समूह है, ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ये CH3 भी नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है और इधर नीचे वाला CH3 भी नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो इसको कहते हैं द्वितीयक। और इसका नाम क्या है? नाम देख लीजिए कैसे लिखा है, N मैथिल, यानी N पे कौन सा जुड़ा हुआ है? मैथिल जुड़ा हुआ है, और बाकी ये नाम है मिथेनामीन, N मैथिल मिथेनामीन। ठीक है, ये आपका हो जाएगा द्वितीयक। द्वितीयक का मतलब होता है अगर क्रियात्मक समूह डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो द्वितीयक कहलाता है वो। ठीक है, अब आगे और रिएक्शन होगी। ये जो द्वितीयक हमारा अमीन है ये ले लिया हमने यहाँ पे, इसकी रिएक्शन फिर किससे करा रहे हैं? इससे करा रहे हैं, हेलो एल्केन से करा रहे हैं। ठीक है, रिएक्शन क्या होगी? अब ये H और ये Br, ये दोनों HBr के रूप में अलग हो गए और ये यहाँ आके जुड़ गया, तो हमारे पास क्या हो गया? देखिए CH3N, इधर भी CH3 इधर भी CH3। अब देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा? अब आप देख रहे हैं कि क्रियात्मक समूह N है और 3 तरफ से ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाता है तृतीयक। ठीक है, अब इसका नाम हम देखिए कैसे लिखेंगे, NN 2 बार इसलिए लिखा है क्योंकि एक बार इसके लिए और एक बार इसके लिए, NN, फिर डाई मैथिल, 2 मैथिल, मीथेनामीन, ये इसका नाम हो जाएगा। तो ये प्राथमिक अमीन है, ये द्वितीयक अमीन है और ये तृतीयक अमीन है। अब
हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं हाफमैन अमोनोलिसिस विधि। और इस अमोनोलिसिस में क्या होता है, प्राथमिक अमीन, द्वितीयक अमीन, तृतीयक अमीन और चतुर्थ लवण भी प्राप्त होते हैं। यानी रिएक्शन अभी और आगे भी होगी। अब आगे वाली रिएक्शंस कैसे होंगी, इसको आगे देखिए आप कि हम आगे रिएक्शन किस तरह से करवाएंगे। देखिए, अब जो हमारा तृतीयक अमीन था, ये हमारा क्या था, तृतीयक अमीन, ये क्या करेगा, दोबारा से हेलो एल्केन के साथ रिएक्शन करेगा। तो अब इसमें से कुछ हटने के लिए तो है नहीं, यानी अब HBr नहीं हट सकता है, H तो है ही नहीं। तो अब ये क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं सब एक साथ। तो यहाँ पे कितने मैथिल समूह यानी कार्बन कितने हैं, 1 2 3 और ये जुड़ेगा तो 4। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, CH3 का होल फोर्थ, CH3 का होल फोर्थ, यानी 4 तो हैं CH3 समूह। फिर है नाइट्रोजन, अब यहाँ पे पॉजिटिव का साइन आ जाएगा और ब्रोमीन भी यहीं जुड़ा हुआ है और ब्रोमीन पे कैसा साइन हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये अब क्या बनाएगा, इसको हम कहते हैं चतुष्क लवण, क्वार्टिनरी साल्ट। ठीक है, CH3 का होल फोर्थ देन N, इसको आप एक ब्रैकेट में रख देंगे और ये एक संयुक्त उत्पाद है और Br माइनस, इसको हम कहते हैं क्वार्टिनरी साल्ट या चतुष्क लवण और नाम इसका क्या हो जाएगा, टेट्रामेथिल। टेट्रा मतलब 4 मैथिल, ठीक है, अमोनियम ब्रोमाइड, टेट्रामेथिल अमोनियम ब्रोमाइड, ये एक क्वार्टिनरी लवण है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिए लिखा भी है मैंने, यदि अमोनिया को आधिक्य में लिया जाए, अगर अमोनिया को हम अधिकता में लेते तो प्राथमिक अमीन की प्रचुरता में प्राप्ति होती है। ऐसे में फिर हमें सिर्फ प्राथमिक अमीन ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे। यह विधि अमीन्स के औद्योगिक उत्पादन में, यह विधि एमीन्स के औद्योगिक उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। औद्योगिक उत्पादन का स्टूडेंट्स मतलब होता है जब हम बहुत बड़ी अमाउंट में एक लार्ज स्केल पे क्या कर रहे होते हैं, किसी भी चीज़ का निर्माण कर रहे होते हैं। तो आई होप हाफमैन अमोनोलिसिस भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, हाफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। अलग हैं, दोनों ही अलग हैं। हाफमैन अमोनोलिसिस अलग है, जहाँ भी अमोनोलिसिस आएगा मतलब अमोनिया से हम चीज़ें शुरू कर रहे हैं, और ब्रोमोमाइड अलग रिएक्शन है। ये दोनों ही अलग रिएक्शन है। अब ब्रोमोमाइड रिएक्शन क्या है, हाफमैन ब्रोमोमाइड, देखिए इसको हम कहते हैं हाफमैन निम्न कोटिकरण, इसको हाफमैन डिग्रेडेशन के नाम से, ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। हाफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन या फिर हाफमैन निम्न कोटिकरण अभिक्रिया। रिएक्शन क्या कहती है, देखिए यह विधि प्राथमिक एमीन के निर्माण में प्रयोग की जाती है। पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये रिएक्शन सिर्फ प्राथमिक अमीन को बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, अब होता क्या है रिएक्शन में, इस विधि में एमाइड किसको कहते हैं, देखिए अगर ये CH3NH2 है लिखा हुआ तो ये अमीन है, लेकिन अगर इसके बीच में मैं CO डाल दूं, ठीक है, मैं CH3CONH2 लिखूं तो ये हो जाएगा अमाइड। यानी बीच में जब, यानी NH2 और CH3 के बीच में ये जो CO ग्रुप है इसको हम कहते हैं इसी के साथ ये मिलके हो जाता है एमाइड। ठीक है, तो लिखा है इस विधि में एमाइड की क्रिया ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास से की जाती है, कास्टिक पोटास KOH। अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राथमिक एमीन प्राप्त होते हैं जिसमें एमाइड की तुलना में एक कार्बन परमाणु कम होता है। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि हम एमाइड कौन से होते हैं, मैंने कहा जिनके बीच में अगर NH2 और CO एक साथ है, बीच में CO है तो ये हो जाता है अमाइड। एमाइड की अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं आप लोग, ब्रोमीन के साथ करा रहे हैं, इसीलिए तो ब्रोमीन लिखा है, ब्रोमामाइड। और साथ में क्या है, कास्टिक पोटाश है। अब इसमें रिएक्शन क्या होती है ये समझने वाली बात है। ये कह रहा है कि हमें प्राथमिक अमीन प्राप्त होते हैं और वो भी जितनी संख्या में हमने अमाइड लिए हैं, यानी जितनी कार्बन संख्या के हमने अमाइड लिए हैं उससे एक कार्बन संख्या कम वाले हमको अमीन प्राप्त होते हैं। अब देखिए रिएक्शन कहाँ पे जाती है, हमें अमीन चाहिए तो हमें यहाँ से CO हटाना पड़ेगा।
CO कैसे हटेगा, देखो ये तो हट रहा है और मिल क्या रहा है CH3NH2, ओके मीथेनामीन मिल गया। लेकिन बन क्या क्या रहा है हमारे पास, देखिए ये K जो है 2K, इस 2Br के साथ मिलके बनाएंगे KBr, क्लियर हो गया। अब बाकी के 2K बचे, वो K2 और ये जो CO था इसके साथ यहाँ से CO और एक ये O जो बचा है इसके साथ मिलके हो जाएंगे K2CO3, और बाकी ये H बचता है तो ये किस रूप में H बचा है और O बचा है, ये H2O के रूप में अलग हो जाएंगे। अब आप देखिए रिएक्शन सिंपल है कि ये जो लिखा है इसका नाम है इथेनामाइड या एसिटामाइड भी इसको कहते हैं। इथेनामाइड इसलिए कहा क्योंकि 2 कार्बन हैं और 2 कार्बन वाले यौगिक को हम हमेशा ही इथेन कहते हैं। तो इथेनामाइड की अभिक्रिया Br2 और KOH के साथ कराने पे रिएक्शन क्या होती है कि ये CO अलग हो जाता है, हमारा प्रोडक्ट हमें मिल गया CH3NH2, बाकी जो मिला वो K और Br के साथ KBr अलग हो गया, K2 और यहाँ से CO और A को यहाँ से लेके K2CO3 अलग हो गया, और बाकी हमारे पास बचा वाटर मॉलिक्यूल वो भी अलग हो गया। अब इसी रिएक्शन को बेंजामाइड भी देता है, यानी बेंजीन की रिंग है इस पे CONH2 लगा है तो इसका नाम हो जाएगा बेंजामाइड। बेंजामाइड के साथ Br2 की रिएक्शन करवाइए और पोटाश की, कास्टिक पोटाश की आप अभिक्रिया करवाइए तो क्या होगा, ये CO रिमूव हो जाएगा। CO रिमूव हुआ, किस रूप में हुआ, सब वैसे ही होगा K2CO3 KBr H2O, और यहाँ पे NH2 डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ जाएगा। ये क्या है, एनिलीन बनाने की विधि है। और स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये है, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। जितनी भी रिएक्शंस आप लोग पढ़ रहे हैं वो सारी की सारी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो हाफमैन ब्रोमोमाइड में क्या होता है कि अमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन और कास्टिक पोटास के साथ कराने पे हमें ऐसे अमीन्स प्राप्त होते हैं जिनमें कार्बन की संख्या अमाइड से 1 कार्बन कम होती है। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, अब इस रिएक्शन को देखिए, यह अभिक्रिया केवल प्राथमिक तथा द्वितीयक अमीन्स द्वारा ही प्रदर्शित की जाती है। सबसे पहली बात तो यह है कि हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया जो है इसको सिर्फ प्राथमिक और द्वितीयक अमीन ही देते हैं, तृतीयक अमीन नहीं दे पाते हैं। इसमें होता क्या है, एलिफैटिक प्राथमिक अमीन्स, एलिफैटिक प्राथमिक अमीन्स लाइक दिस, कार्बन डाइसल्फाइड से क्रिया करके, अब कार्बन डाइसल्फाइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है वैसे ही कार्बन डाइसल्फाइड से क्रिया करके डाइथायोकार्बेमिक, ये है आपका डाइथायोकार्बेमिक अम्ल का निर्माण करते हैं, जिसकी मर्क्यूरी क्लोराइड से क्रिया करने पर एल्किल आइसोथायोसाइनेट प्राप्त होते हैं। रिएक्शन से ये आप क्लियरली समझ जाएंगे। तो देखिए ये है आपका प्राथमिक अमीन, कौन सा प्राथमिक अमीन लिया है हमने, C2H5NH2, आप इसको एक साथ लिखेंगे तो ऐसा ही होगा, वो रिएक्शन को दिखाने के लिए अलग अलग कर दिया। 2 कार्बन है सिंपल और अमीन जुड़ा है तो नाम हो जाएगा इथेनामीन, ठीक है। अब इसमें हम क्या जोड़ रहे हैं, कार्बन डाइसल्फाइड जोड़ रहे हैं CS2। अब ये जुड़ेगा कैसे कैसे करके जुड़ेगा, आप ये देखिए आपकी कैसे करके जुड़ रहा है। देखिए C2H5 एच सच है, NHB बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन बीच में कौन घुस गया, अब यहाँ कार्बन घुस गया, यानी इस H के साथ और इस H को के बगल में कौन घुस गया, कार्बन घुस गया। और कार्बन कैसे करके घुसा है, देखिए कार्बन आप ये बात याद रखिए कि कार्बन जो सल्फाइड है इसको मैं ओपन करके सूत्र लिखूंगी तो ऐसे होता है, ये इस तरह से आपको सभी को मालूम होना चाहिए कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो कार्बन इसके साथ कैसे बना रहा है, देखिए 1 2 3 4 डबल बॉन्ड से जुड़ा है ना CS2 में। तो अब यहाँ पे वो कैसे रिप्लेस होगा, देखिए यहाँ पे जुड़ गया कार्बन, ठीक है। तो कार्बन को सिंगल बॉन्ड कार्बन से दिखा दिया। अब ये कार्बन एक तरफ से जुड़ा है सल्फर के साथ तो डबल बॉन्ड सल्फर के साथ जुड़ेगा, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन भी मौजूद है ना, तो अब इसने इसके साथ S तो लिया ही है, दूसरे S के साथ H भी जुड़ गया। तो जिस S के साथ H जुड़ा है वो सिंगल बॉन्ड जुड़ेगा,
ठीक है। तो कार्बन की वैलेंसी गिनी आप, 1 2 और 2 इसके साथ है 4, सेटिस्फाइड हो रही है, इसलिए हम यहाँ डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते हैं। ये क्या है आपका, इसको बोलते हैं डाईथायोकार्बेमिक अम्ल। ये वाला जो है ये डाईथायो, हमेशा याद रखना सल्फर को क्या कहते हैं, थायो से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, डाईथायो है, दो सल्फर है ना, इसीलिए लिखा है डाईथायो। डाईथायोकार्बेमिक अम्ल का निर्माण ये हो गया। इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, HgCl2 के साथ, मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ। अब मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन कैसे कैसे चलेंगी आप ये देखिए। रिएक्शन में क्या होगा देखिए, C2H5 तो एज सच है, वैसे ही लिखा है, देन सिंगल बॉन्ड NB है, ठीक है। अब ये यहाँ से ये सब चीज़ें आपकी हटना शुरू हो जाएंगी, यानी एक तो ये S हटेगा, किसके साथ, इस Hg के साथ। Hg क्या करेगा, S को हटाएगा HgS के साथ, क्लियर। और अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ Cl बचा है, ठीक है, यहाँ क्या बचा है, Cl बचा है। और कितने Cl हैं, 2 Cl हैं। तो ये 2 Cl एक इस H के साथ और एक इस H के साथ किस रूप में अलग हो जाएंगे, 2HCl के रूप में अलग हो जाएंगे। यानी हमारे पास बचेगा क्या, C2H5, देन सिंगल बॉन्ड N, देन डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड S। एक S तो हमने हटा दिया ना, अब एक S ही यहाँ पे जोड़ना है। इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए NCS। हमारे पास जो बना है वो क्या है, C2H5NCS। इसका नाम है एथिल आइसोथायोसाइनेट। थायो मैंने कहा था, थायो सल्फर के लिए कहा जाता है। तो ये NC है। आप याद रखिए स्टूडेंट्स, एक बात आप लोग ये बात याद रखेंगे कि जब CN लिखा होता है तब हम उसको साइनाइड पढ़ते हैं, और जब NC लिखा होता है तब हम उसको क्या पढ़ते हैं, आइसोसाइनाइड पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ तो बीच में सल्फर भी है, तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे, एथिल आइसोथायोसाइनेट। और ये एक दुर्गंध युक्त, मतलब जैसे मस्टर्ड ऑयल, जैसे सरसों के ऑयल की स्मेल होती है, उसी तरह से इसकी भी स्मेल होती है, इसलिए इसका नाम क्या लिखा गया है, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन इसको नाम दिया गया है। तो ये सारी रिएक्शंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप वीडियो को बार बार देखिए, बार बार देख के इनको लिखने की प्रैक्टिस करिए और कैसे कैसे रिएक्शंस हो रही है इसको समझने की भी कोशिश करिए।